हमारी पृथ्वी, जिसे हम हमारा विश्व कहते हैं, यह 205 राष्ट्रों से मिलकर बना है। सबकी अलग अलग सभ्यता और जीवन शैली है, और उन सभी राष्ट्रों में से सबसे प्रमुख जो एक धुरी पर खड़ी जीवन शैली और सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है वो है हमारा भारत, जिसे जम्बूद्वीप, आर्यावर्त या भारतवर्ष भी कहा गया है। ये भारतवर्ष इतना आसानी से नहीं बना है। इसे भारतवर्ष बनने में हजारों वर्षों का इतिहास है। उस हजारों वर्षों के इतिहास का समन्वित रूप यह भारतवर्ष है। अब आपको बताता हूँ कि भारतवर्ष में कई सारी सभ्यताओं के सम्मिश्रण से हम जो अभी वर्तमान जो हमारी सभ्यता है उसे देखते हैं। हमारी जीवन शैली, रहन सहन में इन सभी सभ्यताओं और संस्कृतियों का कहीं ना कहीं सम्मिश्रण है, और उसमें से बहुत सारी को हमने याद रखा है और बहुत सारी हमने भुला दी है। तो चलिए आइए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, यह है भारतवासी का चैनल, और इसमें मैं आपको कहानियाँ सुनाता हूँ हमारे सभ्यता संस्कृति की, या कुछ हमारे भारतीय जो लोकतंत्र है, भारत देश है। तो चलिए आपको फिर से कहानी सुनाता हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले जो नए आए हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो पुराने हैं वो लाइक कमेंट करिए। तो चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक ऐसे राजवंश की, एक ऐसे राजा की जिसे हमने भुला दिया है, लेकिन उसका हमारे इस भारत को भारतवर्ष बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कहानी राजा प्रथम या अरिमोली प्रथम की, और चोल वंश की, महान चोल वंश की, जिसने भारत को भारतवर्ष बनाने में एक मील का पत्थर रखा था। दोस्तों, ये मेरा चैनल है भारतवासी, और ये मेरी तीसरी वीडियो है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं चोल साम्राज्य, अरिमोली वर्मन या राजराज प्रथम की चर्चा क्यों कर रहा हूँ। दरअसल बात यह है कि भारत का जो बॉलीवुड है वो लगभग ख़त्म होने की कगार पे है, बायकॉट के दौर से गुजर रहा है, और उसका कारण उनके घटिया कंटेंट और घटिया उनकी विचारधारा है। तो मैं आपको बता दूं, लेकिन उसी के जस्ट अपोजिट में जो दक्षिण भारतीय सिनेमा है, जिसे हम साउथ सिनेमा कहते हैं, वो सफलता के नए कीर्तिमान या नए आयाम गढ़ रहा है। तो उसी कड़ी में एक हमारे बहुत ख्याति लब्ध डायरेक्टर हैं, प्रतिष्ठित डायरेक्टर हैं, उनका नाम है मणिरत्नम। मणिरत्नम जी ने काफ़ी फिल्में बनाई हैं, रोजा ओजा, ऐसे काफ़ी सुंदर सुंदर फिल्में बनाई हैं। वो एक प्रोजेक्ट पिछले 8 वर्षों से काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट है एक क्लासिकल तमिल साहित्य का एक उपन्यास है, और उस प्रोजेक्ट का नाम है PS1। यह PS1 और 2 दो भागों में इनकी एक फिल्म आएगी। कहा जा रहा है कि फिल्म इतनी बड़ी है, उसका बजट इतना बड़ा है कि आज तक पूरे भारतीय सिनेमा में उतने बड़े बजट की कोई फिल्म नहीं बनी, और इसका बजट है 500 करोड़ का। हम जानते हैं कि जैसा कि बॉलीवुड में जो एक फिल्म आई थी 4-5 साल पहले, बाहुबली भाग 1 और भाग 2 में, उसका भी बजट 250 करोड़ का था, लेकिन ये अकेली 500 करोड़ की फिल्म है, और ये इस वर्ष 30 सितंबर को रिलीज़ होगी। तो फिल्म का नाम है PS1। दरअसल PS1 का पूरा नाम होगा पोन्नियिन सेल्वन, और पोन्नियिन सेल्वन एक ऐसी कहानी है जो कि एक राजकुमार की कहानी को बताती है। और दरअसल हुआ यह कि 1955 में एक उपन्यास आई थी जिसका नाम था पोन्नियिन सेल्वम। इसके लेखक थे कल्कि कृष्णमूर्ति। एक पत्रिका छापी जाती थी तमिल में जिसका नाम कल्कि था, और कल्कि में यह लगभग 30 से 35 अंकों में यह अलग अलग अंकों में छप के आई थी, और उसके कारण ही कल्कि की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ गई थी। लगभग 70,000 पाठक हो गए थे, जो कि 1955 में बहुत बड़ी बात होती है। और इसी कहानी को पढ़ने के लिए, पोन्नियिन सेल्वन को पढ़ने के लिए, पोन्नियिन सेल्वन कहा जाता है कि पोन्नियिन सेल्वन का पूरा नाम है कि जो कावेरी जो नदी है उसे तमिल भाषा में पोनी कहा जाता है, और इसे जो है पोन्नियिन सेल्वम अर्थात कावेरी का बेटा। तो उसी पे एक फिल्म बनी है। आपने बाहुबली फिल्म देखी होगी। बाहुबली फिल्म में एक सीन होता है जिसमें कि शिवगामी देवी एक छोटे से बच्चे को लेकर गंगा की धार में चले जाते रहती है। दरअसल यह जो सीन है यह इसी पोन्नियिन सेल्वन से ही प्रेरित है, पोन्नियिन सेल्वन की कहानी से ही प्रेरित है ये स्पेशल सीन। और इसमें ऐसा कहा जाता है कि जो राजराज प्रथम या अरिमोली वर्मन थे, उन्हें पोनी का बेटा या कावेरी का बेटा कहा गया है। और उसका कारण यह है कि जब वे छोटे थे तो एक बार कावेरी में डूब रहे थे, और स्वयं कावेरी माता या कावेरी नदी ने इनकी जान बचाई थी, इसलिए इन्हें पोनी का बेटा या कावेरी का बेटा कहा गया था। बचपन से इनका एक उपनाम था। तो चलिए अब मुख्य कहानी की ओर आते हैं, और आपको बताता हूँ मुख्य कहानी क्या है पोन्नियिन सेल्वन या PS1 की या PS2 की। मुख्य कहानी आपको बताता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत, जिसके बारे में कहा जाता है कि कारवे आते गए हिंदुस्तान बसता गया, और भारत ने कभी किसी के ऊपर आक्रमण करके अपनी अधीनता नहीं स्वीकार करवाई, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, पूर्वी अफ्रीका, अरब आदि क्षेत्रों में आक्रमण भी किए, अपनी कॉलोनियाँ भी बसाईं। जिस तरह से हम ब्रिटिश की कॉलोनी थे, उपनिवेश थे, उस तरह से भारत ने भी इन क्षेत्रों में शासन किया। और इसके जो निशान हैं हमें बोरोबुदुर के मंदिर, अंकोर वाट के मंदिरों में दिखते हैं, जो कि पूरी तरह से भारतीय कला संस्कृति से भरे पड़े हैं। ये क्षेत्र भी पूरी तरह भारतीय संस्कृति के लगभग आसपास ही लगते हैं। दोस्तों, जो हम अखंड भारत की जो कल्पना करते हैं उनमें भी इन सभी क्षेत्रों को दिखाया जाता है। तो उसका कारण ऐसे ही नहीं है कि इन क्षेत्रों को अचानक से जोड़ दिया गया है। ये कारण है हमारे पुराने जो राजा महाराजा थे उनके द्वारा इन क्षेत्रों पर शासन करना था, और बहुत सारे राजा महाराजाओं ने इन क्षेत्रों में शासन किया, जिसमें प्रमुख है कुषाण, कुषाण के बाद मौर्य और गुप्त, और उसके बाद कुछ हद तक इसमें चोलों का भी योगदान रहा। चोलों ने एक विशाल नौसेना बनाई थी और उस नौसेना के द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया और अरब और पूर्वी अफ्रीका में आक्रमण करके उन क्षेत्रों को अपने अधीनस्थ किया था। तो हमारी जो कहानी है चोलों के इर्द गिर्द ही है। तो मुख्य कहानी में जाने से पहले आपको चोलों के बारे में बता दूं कि चोल जो राजा थे वो दक्षिण भारत में निवासरत थे। उरेयूर नाम की जगह से इनका प्रारंभ हुआ था। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में हम देखेंगे कि चोलों का पहला उल्लेख आता है जब संगम युग का चल रहा था। संगम युग को तमिल साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता है। अधिकतर तमिल जो महाकाव्य हैं उसी युग में लिखे गए थे, और उसी समय पे चोल राजाओं का उल्लेख आता है। चोल राजाओं में सबसे प्रमुख था करिकाल, जिसके बाद में भी हमारे इस मुख्य किरदार कहानी में भी एक किरदार करिकाल की उपाधि धारण करता है। तो करिकाल ने काफ़ी चोल साम्राज्य को सुदृढ़ किया, लेकिन उसके बाद चोल साम्राज्य गुमनामी में खो जाता है। लगभग 700 सालों तक उसका कोई उल्लेख नहीं है। 8वीं शताब्दी के आसपास जाके चोल साम्राज्य का फिर से उल्लेख आता है, जब विजयालय नाम के एक पल्लव सामंत ने चोल साम्राज्य को पुनः प्रसिद्धि दिलाई। चलिए बढ़ते हैं मुख्य कहानी की ओर, लेकिन उससे पूर्व मेरा प्रश्न है, भारत के इतिहास को छिपाया गया है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कृपया कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट साझा करेंगे। विजयालय जो एक चोलवंशी राजा होते हैं, इन्हें चोलवंश का उद्धारक भी कहा गया है, पुनः संस्थापक भी कहा गया है। इन्होंने पल्लव जो एक की पल्लवों के सामंत थे, पल्लवों को हराकर तंजावुर को अपनी राजधानी बनाई। हमारी कहानी का मुख्य किरदार अरिमोली वर्मन राजराजा प्रथम या पोनियन सेल्वन है, जो कि इन्हीं का उत्तराधिकारी होता है। हमारी इस कहानी के पूरे किरदार वास्तविक हैं, जो कि 10वीं शताब्दी के हैं। हमारी कहानी 985 ईसा पूर्व से प्रारंभ होती है, जिसमें चोल शासक सुंदर चोल अपने खराब स्वास्थ्य के कारण गद्दी छोड़ देते हैं। इनकी 3 संतानें थी। बड़ा बेटा आदित्य करिकलन होता है और दूसरा बेटा अरिमोली वर्मन, जो कि मुख्य किरदार है हमारे इस पूरी कहानी का। उस समय श्रीलंका में युद्धरत होते हैं। और इस कहानी के सबसे रोचक किरदार जो है वो है इनकी तीसरी संतान कुंदवई। यह राज्य की रक्षा की वजह से विवाह नहीं करती हैं, और इनका रोल त्रिशा ने इस फिल्म में निभाया है। और ऐसा उदाहरण भारतीय इतिहास में कई राजकुमारियों ने प्रस्तुत किया है। हमारे पूरी कहानी का अरिमोली वर्मन के साथ साथ एक सहायक किरदार जो कि प्रमुख लीड कैरेक्टर भी है, वो है बंदिया देवन। बंदिया देवन अरिमोली वर्मन की सहायता करता है। राज्य का प्रमुख सेनापति या जो इसे चोल थलपति कहते थे, थलपति होता है। और यह जब देखता है कि राज्य में बहुत ज़्यादा अव्यवस्था फैली है, तो इसे कुंदवई द्वारा राजराज प्रथम के पास भेजा जाता है, जो श्रीलंका में थे, और ये उन्हें बुलाने के लिए श्रीलंका की ओर निकल जाता है। कुंदवई राज्य के खिलाफ हो रहे षड्यंत्र पर बहुत ज़्यादा सजग रहती है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण किरदार बंदिया देवन ही है, जो कि राजराजा के साथ साथ पूरे इस कहानी को लीड करता है। चोलों के प्रमुख दुश्मन पांड्य और चालुक्य होते हैं, और वो इस समय का फ़ायदा उठाते हैं। चोल राज्य पर हमला कर राजा सुंदर चोल एवं उनके दोनों बेटे आदित्य करिकलन अरिमोली वर्मन की हत्या की योजना बनाते हैं। अब इस कहानी में आता है हमारा मुख्य विलन, और मुख्य विलन है नंदिनी, जिसका किरदार ऐश्वर्या राय ने निभाया है। और यह एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, जितनी कि कुंदवई होती है। इसकी कहानी ऐसी होती है कि इसके प्रेमी को आदित्य करिकलन द्वारा मार दिया जाता है। उसी का बदला लेने के लिए ये राज्य के दूसरे सबसे प्रमुख और ताकतवर व्यक्ति, जो कि राज्य का केसियर भी होते हैं, पेरिया से विवाह करती है। नंदिनी व पांड्य लोगों के षड्यंत्र द्वारा आदित्य करिकलन की हत्या हो जाती है, एवं इस संकटपूर्ण घड़ी में बंदिया देवन द्वारा सिंहल देश की ओर प्रस्थान किया जाता है राजराज को बुलाने। नंदिनी के षड्यंत्र, कुंडवई के राज्य निष्ठा, बंदिया देवन की ईमानदारी और राजराजा के नेतृत्व के मध्य यह कहानी झूल रही है, एवं इसे ही PS1 में दिखाया गया है। फिल्म की भव्यता उसके ट्रेलर में है।
ट्रेलर को ज़रूर देखें और 30 सितंबर को यह फिल्म रिलीज़ हो रही है। टाकीज में इसे ज़रूर देखने जाएं। भारतीय इतिहास या फिल्म जो निर्माण टीम है उनके प्रति सराहना, सच्ची सराहना यही होगी। तो थिएटर में हमें जाना चाहिए। तो इसकी कहानी तो काफ़ी रोचक लग रही है, फिल्म भी अच्छी होगी और भारतीय इतिहास के कुछ पक्षों को दिखाती है। अगर हम बात करें राजराज प्रथम की, तो एक बहुत ही महान राजा सिद्ध हुए। इन्होंने अपने थलपति या सेनापति बंध्यादेवन के साथ मिलकर लगभग समस्त भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका के कुछ हिस्से और काफ़ी जो द्वीप समूह है एशिया में, सभी को जीत डाला था और एक महान नौसेना का निर्माण किया था जो ब्रिटिश, फ्रांसीसी और स्पेन से भी पहले पूरे विश्व पर राज करती थी। और ऐसा महान राजा जो राजराज प्रथम के रूप में था, इसने महान निर्माण भी कराए थे। दक्षिण भारत, तमिलनाडु में विशेषकर से जितने भी महान बड़े बड़े मंदिर हैं, सब राजराज प्रथम के समय या तो निर्माण चालू हुआ था या इसने निर्माण करा दिया था। और इसमें से एक प्रमुख इसकी कृति है बृहदेश्वर मंदिर जो तंजावुर में है, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा भी यूनेस्को द्वारा दिया गया है। और काफ़ी सुव्यवस्थित ग्रामीण व्यवस्था की भी इन्होंने निर्माण की थी, जिसमें कि ग्रामीणों में जैसे वर्तमान में जिला पंचायत के अध्यक्ष, सदस्य होते हैं, अलग अलग समितियां होती हैं, ये सब इन्होंने बनवाई थी। और अभी भी कहा जाता है कि चोलों की जो ग्रामीण व्यवस्था थी उसके टक्कर में अभी भी भारत में हमने ग्रामीण जो व्यवस्था है उसे अभी तक निर्माण नहीं किया। तो काफ़ी महान निर्माण इन्होंने कराए थे और काफ़ी महान राजवंश था। भारतीय वर्तमान भी समय तक हम काफ़ी इनके निर्माणों को देखते हैं, इनके क्रियाकलाप हमारे सामने आ ही जाते हैं। तो कैसे लगी मेरी ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, जो नया है सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे एक सुंदर कहानी के साथ फिर आपके सामने आऊँगा और हमारे भारतवासी का सफ़र चलता रहेगा। तो तब तक के लिए सबको वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।